Yes, sir. Now you may start. So, my screen is visible? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, Rajesh. sir. Okay, fine. So, small window so that you are aware. Oh, okay. Wait. No, it's okay. Now I will operate like this. Okay. I can see here if any kind of interruption. Okay, thank you so much. So, dear participants, you all are researcher. I am Dr. Piyush Kumar Gupta, assistant professor here at School of Arts and Design, Vauxhall University in Telangana. So I have been invited to deliver some a few session on the visual art, a research in context of visual art, research methodology probably, and during your pre-PhD coursework. So the first topic that I have chosen to deliver the lecture on exploration of art techniques with researchers' perspective in the context of traditional and modern. So it was my plan to deliver to start this session with the exploration. So this is all about the exploration. So first, I would like to ask you, what do you think about the exploration? So आप exploration कैसे क्या समझते हैं? So someone has answered कि exploration जानकारियों को ढूंढना, that is about the exploration. So हाँ, यही है, सही तो यही है, लेकिन जब हम रिसर्च में एक्सप्लोरेशन को प्रैक्टिस करते हैं, ये थोड़ा जानकारियों को लेके थोड़ा सा उससे अधिक है. So moving to the next slide. So it was, as I mentioned in the previous session, that has been disconnected. So हम लोग जो हमारा एक दैनिक दिनचर्या होता है, उस दिनचर्या में हम लोग कई सारे ऐसे एक्टिविटीज करते हैं जहाँ पे हम लोग एक्चुअली में एक्सप्लोरेशन कर रहे होते हैं. ठीक है, हम लोग बैठ के सोच रहे होते हैं, हम लोग छोटे बड़ी प्रॉब्लम के साथ जो है हमारा जो एक कन्फ्रंटेशन होता है, तो उससे डील करने के तरीके ढूंढ रहे होते हैं कि हम कैसे उससे आगे बढ़ेंगे, कैसे उसे ओवरकम करेंगे. और कहीं जाना होता है, बस लेनी है, रिक्शा लेना है, क्या लेना है, एनी हाउ हम लोग कुछ ना कुछ चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे होते हैं ताकि जो हमें पाना हो वो पा सके, जो करना हो कर सके. तो अगर मैं रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में और स्पेसिफिकली विजुअल आर्ट की रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में आके अगर मैं एक्सप्लोरेशन के बारे में बातचीत करूं, तो देखिए बेसिकली जो आपका एक्सप्लोरेशन होता है, इट इज़ ऑल अबाउट टू गेट द न्यू फाउंड नॉलेज, है ना. जो भी एक नॉलेज हमारे पास एग्जिस्टिंग नॉलेज होती है, उस नॉलेज के कई सारे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं. बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हो सकते हैं जो अनटच्ड हों, और उनमें बहुत सारा ऐसा कुछ काम है जो करना बाकी रह गया हो, जिसको हम लोग, जो हमारा साइंटिफिक तरीका है, ठीक है, उस तरीके से एग्जीक्यूट करके कोई ना कोई नया जानकारी इकट्ठा करके हम लोग सोसाइटी को या एकेडमिक्स को या इंडस्ट्री को कंट्रीब्यूट कर सके, उन्हें ट्रांसफर कर सके. तो अगर मैं एक्सप्लोरेशन के डेफिनेशन के बारे में बात करूं, देखिए बहुत सारे लोगों ने कई बार there is a huge number of the definitions that has been defined earlier about the exploration. तो उसमें से कुछ ऐसा है जो बहुत स्पेसिफिक है, जो हमारे रिसर्च विजुअल आर्ट के अंदर जो रिसर्च हम करते हैं उससे ज़्यादा कुछ रिलेट करता हूँ, that I have mentioned in this slide. So the first one is about the statement that has been given by Ran Fans. तो उन्होंने बोला to do something that never happened before. मतलब कुछ ऐसा आप करिए जो कभी हुआ नहीं हो, वो एक्सप्लोरेशन है. ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको जनरलाइज कर दूंगा तो ये एक्सप्लोरेशन नहीं है, ये इन्वेंशन है. ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको जनरलाइज ना करके इसको इंडिविजुअलाइज्ड कर दूं, मतलब सिर्फ आपके बारे में बात करूं, मतलब अगर मैं पीयूष गुप्ता हूं, अगर मैं पीयूष गुप्ता अपने बारे में बात करें, ठीक है, तब वो एक्सप्लोरेशन है. क्यों है? क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो चीज़ें मुझे नहीं पता हो, जो चीज़ें मेरे साथ नहीं हुई हो, जो मेरे सामने नहीं हुई हो, वो किसी और के सामने भी ना हुई हो, हुई होगी, उससे मैं अनटच्ड हूँ, उसके बारे में मुझे पता नहीं है. तो उसके बारे में मुझे पता करने के लिए मैंने खुद एक्सप्लोर किया, मेरे सामने वो चीज़ें घटित हुई, उसको मैंने रिकॉर्ड किया,
उसको मैंने प्लेस किया, उसको यूटिलाइज करूंगा। तो फॉर मी दैट इज एक्सप्लोरेशन फॉर यू। जैसे कि आप जब पीएचडी करेंगे, आप एक थियोरेटिकल बैकग्राउंड डेवलप करेंगे, आप उसको कॉन्सेप्चुलाइज करेंगे, एक कॉन्टेक्स्ट जो है उसको बिल्ड करेंगे, बहुत सारे इंडिकेटर्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे, तब जाके आप एनालिसिस करेंगे। उन सब चीज़ों के लिए आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं। तो बेसिकली जो लिटरेचर रिव्यू करते हैं वो आप जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड जो थियोरीज होती है उन थियोरीज को आप फाइंड आउट करते हैं, फिर उसको आप मैप करते हैं। जो आप साबित करना चाहते हैं, जो आप रिसर्च में प्रूफ करना चाहते हैं, उस संदर्भ में जाके आप उसको मैप करते हैं, अलाइन करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम रैन फिनिस का जो स्टेटमेंट है, जो डेफिनेशन, उसको समझते हैं। जो चीज़ें हमारे साथ या हमारे समक्ष पहले कभी नहीं हुई, जो होनी है या हुई है, दैट इज एक्सप्लोरेशन फॉर दैट इंडिविजुअल पर्सन। ओके, नाउ एक बहुत लीडिंग माउंटेनियर है, उनका नाम है क्रिस बॉनिंगटन। उन्होंने बोला कि टू रीच समवेयर जहाँ पे आप कभी पहुंचे ही नहीं, जो आपके लिए नई जगह हो। ठीक है, तो रिसर्च में भी यही होता है। रिसर्च किसी भी डिसिप्लिन का रिसर्च होता है, वो एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे कोई पहुंचा नहीं होता है, वो एक ऐसा अनटच्ड एरिया होता है उस स्पेसिफिक डोमेन के अंदर, जहाँ आप पहुंच के एक ऐसी जानकारी ढूंढ के ला के लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं जिससे वो लोग पहले कभी अवेयर नहीं थे, उस चीज के बारे में नहीं जानते हैं। ये उनके लिए एक आश्चर्य की भी बात हो सकती है, उनके लिए एंजॉयमेंट की बात हो सकती है कि हाँ ठीक है, कुछ मिला इससे। नाउ द डोमेन, द स्पेसिफिक प्रैक्टिस विद इन द डोमेन कैन बी बेटर, है ना। तो उस टर्म में ये हम एक्सप्लोरेशन को देख सकते हैं। इसके बाद थॉमस हार्डी ने एक्सप्लेन किया एक्सप्लोरेशन के बारे में, टू आइडेंटिफाई द एग्जिस्टिंग कैरेक्टर। आर्ट प्रैक्टिस में, आर्ट विजुअल आर्ट डिसिप्लिन में देयर आर सो मेनी डिसिप्लिन्स, सब डिसिप्लिन्स, पेंटिंग है, अप्लाइड आर्ट्स है, टेक्सटाइल है, स्कल्पचर है, प्रिंट मेकिंग है ना। उस पर्टिकुलर सब डिसिप्लिन में देयर आर सो नंबर्स ऑफ आर्टिस्ट, दोस आर वर्किंग फ्रॉम न जाने कितने टाइम से। ठीक है, उनके अपने टेक्निक है, उनका अपना एक नजरिया है, उनका एक थॉट प्रोसेस, उनका एक माइंड सेट है, उनका एक तरीका है, वे ऑफ सीइंग है। वो डिफरेंट टाइप के जो है सब्जेक्ट्स को पिक करते हैं, पिक करने के बाद उसको पोर्ट्रे करते हैं, उसको डिपिक्ट करते हैं। वो डिफरेंट मटेरियल यूज कर सकते हैं, उनको उन पर्टिकुलर मटेरियल, पेस्टल है तो पेस्टल को यूज करने का उनका डिफरेंट तरीका हो सकता है, रेंडरिंग का अलग तरीका हो सकता है, कॉन्टरिंग का अलग तरीका हो सकता है, पेंसिल या पेन या ब्रश को होल्ड करने का उनका अपना डिफरेंट तरीका हो सकता है। तो ये जो ये सब मैं बातें बता रहा हूँ, ये एक आर्टिस्ट का कैरेक्टर हो गया उसके आर्ट को लेके। अगर मैं सब्जेक्ट डिपिक्शन की बात करता हूँ तो उस सब्जेक्ट के, उस आर्ट वर्क के, वो पेंटिंग है, स्कल्पचर है, क्या है, उसका अपना एक कैरेक्टर हो गया। इसके अलावा उसकी, देखिए ये हम सब लोग जानते हैं, ठीक है, कि जो विजुअल आर्ट की जितनी भी विधाएं हैं, वो विधाएं, देखिए एक ऐसी मान्यता है, देखिए रिसर्च में बहुत सारी चीजें हैं जो प्रूव्ड नहीं है, ठीक है, लेकिन ऐसा लोग मान लेते हैं। जैसे कि केव पेंटिंग से स्टार्ट, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग जो केव पेंटिंग था वहां से स्टार्ट हुआ विजुअल आर्ट, तो उस समय वो कम्युनिकेशन था, ऐसा लोग मानते हैं कि हाँ, मतलब रिसर्चर्स ऐसा मानते हैं कि कम्युनिकेशन के लिए ये स्टार्ट हुआ होगा। तो अगर मैं उस मान्यता को एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है, तो अब आपके आर्ट वर्क कम्युनिकेट करेगा, तो उस आर्ट वर्क के कम्युनिकेशन के दौरान जो व्यूअर होगा, जो ऑडियंस होगा, वो क्या परसीव करता है, ठीक है ना, वो उस परसीवनेस की भी अपना एक कैरेक्टर है ना। तो उन सभी कैरेक्टर को आप एक्सप्लोर करते हैं रिसर्च में, है ना। इसलिए आप जो है एक्सप्लोरेशन का जो है आपके लिए इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है किसी भी रिसर्चर के लिए। अब ये तीन डेफिनेशन आपके सामने इस स्क्रीन पे मौजूद है। तीनों डेफिनेशन में स्लाइटली डिफरेंस है, लेकिन इस पर्टिकुलर डिफरेंस के होने के बावजूद भी ये आपको एक निश्चित स्थान पर ही लेके जाता है जब आप रिसर्च को कंडक्ट करते हैं, रिसर्च को कंडक्ट करने के दौरान जब आप एक्सप्लोरेशन करते हैं। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। अब बात आती है कि एक्सप्लोरेशन हम अगर कर रहे हैं तो इसका आर्ट टेक्निक, जो हमारा आज का जो है सब्जेक्ट का एक हिस्सा है, उस आर्ट टेक्निक के साथ इसका रिलेवेंस क्या है,
इसका इसका संबंध क्या है, उसकी प्रासंगिकता क्या है पर्टिकुलरली। तो इसका आंसर है अंडरस्टैंडिंग। बेसिकली it is just about to understand about the art, not only for artwork, even about the function, media, style, type, cause, subject, anything that is related with the art. हम ये देखिए, ये जब हम रिसर्च वाले फेज में आते हैं तब हम लोग का जो माइंडसेट होता है, हम लोग का एक्चुअली थॉट प्रोसेस होता है, वो क्वाइट सिमिलर टू द इंटेलेक्ट, या ये कह सकते हैं कि इंटेलेक्ट लेवल पे हम लोग इंटेलेक्ट लेवल को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग उस समय आर्ट को सिर्फ आर्ट प्लीजेंट के लिए ही सिर्फ अंडरस्टैंड नहीं करते, फिर हम उसके डिफरेंट मल्टीपल डायमेंशंस जितने ज़्यादा हो सकते हैं, as many dimension you can find out, you can figure out, you can identify, that you try to understand, because anyhow later you have to interpret all those things in your thesis राइटिंग्स में, जिसको आप रेफर करेंगे, बाकायदे कोट करेंगे, ठीक है। आप अपने मन से, ये आपका ऑब्जर्वेशन हो सकता है, ठीक है। तो ये जो आर्ट वर्क से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो प्रैक्टिस से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो सब्जेक्ट सिलेक्शन से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो टेक्निक, मटेरियल, इन सब चीज़ों से रिलेटेड चीज़ों को जब हम एक्सप्लोर करते हैं, तो उस एक्सप्लोरेशन के बाद हमारे अंदर एक समझ पैदा होती है। उसी समझ के आधार पे हम रिसर्च का सारा काम करते हैं। हम थियरी एक डेवलप करते हैं, हाइपोथेसिस बिल्ड करते हैं, हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करते हैं। हाइपोथेसिस की टेस्टिंग के लिए जब हम क्वेश्चनर भी डेवलप करते हैं ना, तो उसके लिए जो एक एम्पैथी होती है, उस एम्पैथी में भी हमारी यही समझ काम पे आती है। फिर उसके बाद जब हम, कई बार ऐसा होता है जब आप डेटा कलेक्ट करते हैं तो डेटा जो है कई सारा इनवैलिड डेटा होता है, ठीक है। तो इनवैलिड डेटा को भी वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, रिवर्स कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए आप फैक्टर एनालिसिस कर रहे हैं, 4 फैक्टर बन रहा है, उस फैक्टर में एक ऐसा फैक्टर आ गया जो फैक्टर बिल्कुल नेगेटिव है, लेकिन अगर आपको ये लगता है कि ये इस फैक्टर के साथ इस तरीके से रिलेटेड है, इस तरीके से इसका एक संबंध दिख रहा है कि अगर मैं इसको रिवर्स करूंगा, इसको ठीक विपरीत कर दूंगा, तो एक नए तरीके का स्टेटमेंट बन सकता है। आप रिवर्स करते हैं, तो वो रिवर्स भी तभी करते हैं जब आपके पास ये अंडरस्टैंडिंग होती है उस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड हर एक चीज की, तो उसके लिए आप एक्सप्लोरेशन करते हैं। अब सवाल ये आता है कि अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें किस चीज की जरूरत है। एक्सप्लोरेशन के लिए हम अंडरस्टैंडिंग के लिए एक्सप्लोरेशन करते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए किन चीजों की जरूरत है जो कि हम फर्दर एक्सप्लोरेशन के साथ मैप कर सकें, है ना। तो बाद में मैं बताऊंगा कि एक्सप्लोरेशन का मेथड क्या होगा। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है, वो चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ताकि आप किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में एक अपनी खुद की ओपिनियन जो होता है उसको बना सकें। तो उसके लिए देखिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। वो होता है लुक, सी, थिंक। मतलब पहला देखना, एक नज़र देखना, फिर उसको देखना, फिर से देखना, और उसके बाद सोचना। देखिए, लुक और सी में डिफरेंस क्या है? दोनों तो एक ही है, दोनों का मीनिंग तो एक ही है। तो लुक और सी में स्लाइटली सा डिफरेंट है, लेकिन उसका जो आउटकम है ना, वो बहुत अलग है, डिस्टिंक्ट है एकदम। ऐसे कि जब आप लुक करते हैं ना, जैसे कोई आर्ट वर्क है, उसके बारे में आप देखते हैं कि हाँ ठीक है, ये पेंटिंग है, लाल रंग इसमें यूज हुआ है, ये पेंटिंग है जिसमें जहाज दिख रहा है, इस पेंटिंग में एक पोर्ट्रेट दिख रहा है, ठीक है। आप जब गैलरी में जाते हैं, कहीं पे एग्जीबिशन देखने जाते हैं, तो आपके प्रोफेसर्स जो भी हैं, रहे होंगे, जो हैं अभी, हमेशा आपको सजेस्ट करते हैं कि कुछ समय बिताओ। अगर वहाँ पे कोई आर्ट वर्क है तो उसके साथ कुछ समय आप बिताइए। आप समय बिताएंगे, जब आप खुद काम भी कर रहे होते हैं, एक पेंटिंग करते हैं, तो आप एक बार एक वन सिटिंग में कंप्लीट कर देते होंगे, लेकिन एक कहते हैं कि एक अच्छा प्रैक्टिस ये होता है जब आप पेंटिंग को कंप्लीट करने के बाद उस पेंटिंग के साथ बातचीत करें, एक संबंध स्थापित करें, ताकि आपका थॉट जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो उसमें विजिबल हो। वो जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जब वो आपसे कम्युनिकेट करेगा सेम एक्सप्रेशन, तभी जाके वो किसी तीसरे थर्ड पार्टी के साथ एक्सप्रेस करेगा। इसलिए
ऐसा कहा जाता है कि जब आप खुद भी काम कर रहे हो तो अपने काम के साथ भी आप समय बिताइए। वैसे ही जब आप एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, आप पीएचडी करेंगे, आर्टिस्ट लेंगे, आर्टिस्ट के आर्ट वर्क लेंगे, सेलेक्ट करेंगे कि हाँ इन आर्टिस्ट की फला पेंटिंग मैं लूंगा, फला आर्टिस्ट का फला स्कल्पचर लूंगा। तो वो स्कल्पचर क्यों आप लेंगे? उसका एक रीजन होना चाहिए, उसका एक लॉजिकल स्टेटमेंट्स बनना चाहिए। उस लॉजिकल स्टेटमेंट के बिहाफ पे आप कुछ कह सकते हैं क्या मैंने लिया। हर चीज का रिसर्च में एक चीज आप तय मान के चलिए कि अगर कुछ भी एक कदम उठाते हैं, किसी भी चीज का चुनाव करते हैं, किसी भी चीज का पहचान करते हैं, उस चीज के लिए आपको कोई ना कोई जस्टिफिकेशन तो बना के देना पड़ेगा। ठीक है, अब वो जस्टिफिकेशन बनेगा कैसे? वो तब बनेगा जब आप पर्टिकुलर जो भी चीजें उस वो क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं उस चीज को समझ रहे होंगे। तो उसके लिए आपको अम, ये करना, इस चीज से गुजरना बहुत जरूरी है। फर्स्ट वी हैव टू लुक कि हाँ पेंटिंग है तो कैसा पेंटिंग है? मतलब एक कहते हैं ना कि सतही बात, उस लेवल पे कि हाँ मतलब स्लीक है, बहुत क्लीन है, शाइनी है, ठीक है, बहुत अच्छे से बना दिया है इसको, इसमें जो है एनिमल ज़्यादा है, ये लैंडस्केप है। उसके बाद आप उसके अंदर बैठते हैं। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि मान लीजिए कोई एक पेंटिंग आप मान लीजिए आइकोनोग्राफी पे रिसर्च कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल है। तो आइकोनो मैं कनेक्टेड हूँ ना, हमारी और Yes, sir. मैं connected? हाँ हाँ, आई हैव टू चेक दिस बिकॉज फिर से डिस्कनेक्ट हो गया तो फिर प्रॉब्लम। सो तो आप मान लीजिए आइकोनोग्राफी पे पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, एक आपको रिसर्च पेपर लिखना है, ठीक है। अब आपके दिमाग में आइकोनोग्राफी से रिलेटेड जितने भी इंडिकेटर्स हैं, जितनी थियरीज हैं, जितने भी प्रिंसिपल हैं, आइकोनोग्राफी के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें ऑलरेडी है। एक एक कहते हैं ना कि बेस फंडामेंटल जो थियरी है वो आपके ब्रेन में है, वो चल रहा है। क्योंकि आप उस स्टेट में है जिस स्टेट में आपको एक्सप्लोर करना है, चीज़ें एक्सप्लोर करना है। कुछ भी हो सकता है आइकोनोग्राफी के लिए कि कुछ भी आप पता करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। अब मान लीजिए आप एक गैलरी में गए, उस गैलरी में जो है 25-30 पेंटिंग्स हैं, ठीक है, और उन पेंटिंग्स को आप ऐसे देख रहे हैं, आपके पास समय कम है क्योंकि आपको बहुत सारे ऐसे आर्ट वर्क को एक्सप्लोर करना है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में पहले आपने एक लुक किया, आपने एक सरसरी निगाह से पेंटिंग को चारों तरफ देखा, उसके उस पेंटिंग वो पर्टिकुलर जो कैनवास है ना, उस कैनवास के हर एक कॉर्नर को आपने एक सरसरी निगाह से देखा। सरसरी निगाह से देखते ही आपको अचानक से एहसास हुआ कि उसमें जो मैं सोचता हूँ ना, जो मेरे ब्रेन में ऑलरेडी बिल्ड एक एलिमेंट है ना आइकोनोग्राफी का, उसका एक शैडो मुझे नजर आया, उसका एक आभास नजर आया, ठीक है ना। तो आप तुरंत आप रुकेंगे, रुकने के बाद आप वापस उस पेंटिंग के पास जाएंगे। नाउ यू हैव टू सी दैट पेंटिंग, द सेकंड पार्ट, द सेकंड स्टेप, ठीक है। अब इसको आप बहुत केयरफुली देखेंगे। अब आपके दिमाग में जितने भी एलिमेंट है, जितने भी मेथड है, जितने भी चीजें हैं ना आइकोनोग्राफी से रिलेटेड, वो चीजें जो आप पता करना चाहते हैं, जिसको आप साबित करना चाहते हैं ना, उस चीज को साबित करने के लिए जो जो फैक्टर्स की नीड है, जिन इंडिकेटर्स की नीड है, वो इंडिकेटर्स को उसमें खोजने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जब आप खोज रहे होंगे ना, तो उस समय आपके पास सवाल होंगे। सवाल कैसा होगा? मान लीजिए आप बोलते हैं कि क्या उस आइकन में कम्युनिकेशन की पोटेंशियल है। मान लीजिए सोशियोलॉजिकल टर्म में ओंटोलॉजी एक वर्ड है, एक जनरलाइज थियरी है ओंटोलॉजी, ठीक है। तो क्या ओंटोलॉजी के जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं, उस इंडिकेटर के हिसाब से आप कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है। तो उस क्वेश्चंस को, वो क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा, एक रफ क्वेश्चन होता है कि क्या वो है। आप कहेंगे हाँ यार ये दिख रहा है, हाँ भाई वो दिख रहा है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, ऐसे करके फिर आपने कहा कि इसको चलो शॉर्टलिस्ट करते हैं। तो ये जो आपने शॉर्टलिस्ट करने के लिए जो आपने सोच विचार किया, दैट इज द थिंग, द थर्ड स्टेप ऑफ अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग, ठीक है। एंड बाय वी आर अंडरस्टैंडिंग एट दिस स्टेज टू एक्सप्लोर द पेंटिंग। तब आपने पिक किया ना वो पेंटिंग, जैसे आपने वो पेंटिंग पिक कर लिया, नाउ यू हैव वन वर्क डन, ठीक है। यू हैव टू एक्सप्लोर द पेंटिंग्स, नंबर ऑफ द आर्टिकल,
number of the items, art items, to evaluate further, to establish any kind of theory related to the iconography that you have selected. Okay. So यहाँ पे ये जो आपने पिक किया है ना, ये जो आपने एक्सप्लोर किया, ये जो आरंभिक होता है जिसको आप बाद में जो है शॉर्टलिस्ट भी कर सकते हैं, इस चीज को रिसर्च में हम स्टिमुलस बोलते हैं, ठीक है ना. So was calling you. Okay, next आता है. अच्छा, अब बात ये आती है कि ऑब्जर्वेशन की बात आती है. तो ये जो आपका अंडरस्टैंडिंग होता है, जो आपका ये अंडरस्टैंडिंग के 3 स्टेप है ना, लुक, सी, थिंक, ये तीनों जो ऑब्जर्वेशन होता है उससे बहुत सिमिलर है. बेसिकली हम ऑब्जर्वेशन में भी यही सब काम करते हैं, ठीक है ना. और अंडरस्टैंडिंग के लिए ऑब्जर्वेशन द मोस्ट सिग्निफिकेंट एक्टिविटी दैट यू कैन डू. और जब आप ऑब्जर्वेशन, बेसिकली रिसर्च में जब ऑब्जर्वेशन करते हो तो हमारा ऑब्जर्वेशन जो होता है इंटेंसिव ऑब्जर्वेशन होता है. क्यों होता है इंटेंसिव ऑब्जर्वेशन? देखिए, हमको बाद में ना उसी ऑब्जर्वेशन को जाके नरेट करना होता है. नरेट कब करना होता है? जब हम अपना प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, जब हम अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे होते हैं, जब हम हाइपोथेसिस बिल्ड कर रहे होते हैं. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो हाइपोथेसिस बिल्ड करते समय आता है ऑब्जर्वेशन का, क्योंकि हम लोग एक लंबा सा टाइम जो है ना इन्वेस्ट करने आ रहे होते हैं पीएचडी में या किसी भी रिसर्च में. एक लंबा टाइम, पीएचडी में तो स्पेशली हम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, 3-4 साल इन्वेस्ट करेंगे. तो हम लोग 4 साल जो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, एक हाइपोथेसिस होता है जिसको टेस्ट करने के लिए कर रहे होते हैं. अगर वो हाइपोथेसिस सही से फॉर्मुलेट नहीं हुआ ना, तो फिर वो 4 साल बाद पता है क्या होता है कि जैसे तैसे हम सबमिट करते हैं और कभी भी लाइफ में ना अपने पीएचडी से सेटिस्फाई नहीं होते. और ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो अपने पीएचडी से इसी वजह से सेटिस्फाई नहीं होते हैं. कहते हैं कि मतलब जो सोचा था वो वैसा तो निकला ही नहीं कुछ. बात ये नहीं होती है कि आपका हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ या एक्सेप्ट हुआ. रिजेक्ट भी होता है तो भी सही है, कम से कम एक थियरी तो हुआ कि हाँ, मतलब कि ये चीज नेगेटिव है, मतलब वो एक्सेप्टेबल नहीं है. बात ये होती है कि जब आप जबरदस्ती उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कराने की कोशिश करते हैं, और बहुत सारे पीएचडी में ऐसा हो जाता है. वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि हाइपोथेसिस में प्रॉपरली जो है हमारा जो इंटरप्रिटेशन होता है ना, जो हमारा ऑब्जर्वेशन जो होता है उस पर्टिकुलर जो हमारा रिसर्च एरिया होता है उससे रिलेटेड सभी प्रतिमानों का ना, तो दिक्कत होती है वहीं. और ये एक चीज ये है कि जब आपका हाइपोथेसिस होता है वो ऑब्जेक्टिव से ही डिराइव होता है, और आपके ऑब्जेक्टिव से ही रिसर्च क्वेश्चन भी डिराइव हो जाते हैं, ठीक है. तो ये बेटर है कि ऑब्जर्वेशन को जो है उस पर फोकस ज्यादा किया जाए, ठीक है. अब आता है कि ऑब्जर्वेशन होता क्या है, ठीक है. जैसा कि मैंने बोला कि ऑब्जर्वेशन दैट इज सिमिलर टू द अंडरस्टैंडिंग, द स्टेप्स दैट एक्चुअली इंक्लूडेड इन द फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनीथिंग, ठीक है. तो अब क्या होता है कि ऑब्जर्वेशन को लेके यही कंफ्यूजन होता है कि आर वी डूइंग ऑब्जर्वेशन और आर वी सीइंग एनीथिंग, ठीक है ना. बट होता क्या है कि जो हमारा मेंटल प्रोसेस होता है ना, जो हमारा कॉग्निटिव रिस्पॉन्स होता है ना, जब उसकी फंक्शनिंग में मल्टीपल बेसिकली डेलिब्रेशन जब आते हैं, मल्टीपल डेलिब्रेशंस आते हैं, तब जाके आपका वो जो सीइंग होता है ना वो ऑब्जर्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है. यहां तक किसी को कुछ पूछना है कि हम लोग कुछ भी क्यों सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं? नहीं सर, समझ में आ रहा है. समझ में आ रहा है? यस सर. ठीक है, तो अब मैं आगे बढ़ूंगा. तो ऑब्जर्वेशन देखिए अभी तक का क्या रहा है कि वी नीड टू डू एक्सप्लोरेशन फॉर पीएचडी, फॉर रिसर्च, एनी काइंड ऑफ रिसर्च, and we do exploration to understand the things, understand the article items, the literature, the statements, the theory, the concept, the notion, that whichever we have, ठीक है. And for understanding we have to follow some steps, and those include look, see and think. And
the steps of understanding anything is quite similar to the observation. And if we talk about observation, it is completely different than seeing, and the observation include after seeing the cognitive response. Okay, clear now? Now we'll go ahead. So अब किसी भी तरीके के ऑब्जर्वेशन में दो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला, इसमें कॉग्निटिव एबिलिटी, कॉग्निटिव रिस्पॉन्स का जो है अहमियत बढ़ जाता है, इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। तो अब क्या होता है कि जब आप ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हो, उस ऑब्जर्वेशन में मोस्ट ऑफ जब आप विजुअल्स को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपका सेंस परसेप्चुअल एलिमेंट्स जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। कैसे? मान लीजिए कोई आप कहते हैं ना, ओके, मुझे उस ऑथर का नाम नहीं याद है, याद नहीं आ रहा। एक ऑथर का ये कहना था कि जो आर्ट वर्क होते हैं ना, उसके अंदर एक ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि वो किसी के माइंड सेट को जो है ना चेंज कर सके, ट्रांसफॉर्म कर सके। यही एक वजह है कि पब्लिक हेल्थ में कलर्स को बहुत कलर्स को बहुत एम्फसाइज किया जाता है, ठीक है। इसलिए मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे इंटीरियर में कलर क्या होगा वो पूछने के लिए दे यूज्ड टू मेक द कंसल्टेंसी विद सम आर्टिस्ट, ठीक है ना, सम सीनियर आर्टिस्ट, ठीक है। यहाँ तक कि बहुत सारे जगह ऐसे पब्लिक आर्ट है, पब्लिक आर्ट में कोई भी चीज आप नहीं बना देते, कुछ भी आप नहीं क्रिएट कर सकते, कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं जो लोगों को कुछ चेंज, परिवर्तन दिखे, लोग कुछ महसूस कर सके। जब हम सेंस परसेप्चुअल एलिमेंट की बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि हमारी फीलिंग्स की बात आती है, हम क्या फील करते हैं, और फील करने के बाद हमारा रिएक्शन क्या हो सकता है वो आता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि इसका सबसे अच्छा एग्जांपल गुएर्निका पेंटिंग है। आप लोग जानते हैं गुएर्निका पेंटिंग? यस सर। यस सर। किसने बनाया गुएर्निका पेंटिंग? सर पाब्लो पिकासो। अच्छा, गुएर्निका पेंटिंग है क्या? उसमें सब्जेक्ट डिपिक्शन क्या है? सिविल वॉर से संबंधित है। सौरभ, कम अगेन। सिविल वॉर से संबंधित है। हाँ, वॉर। एक्चुअली गुएर्निका पेंटिंग वो आई थिंक फ्रांस या सिविल वॉर से, हाँ स्पेनिश। हाँ, तो एक कोई किंग था, वो जो लुई फिलिप था, उसका एक विलेज पे आक्रमण हुआ था, उसके बाद जो उसकी दुर्दशा थी उसका उन्होंने चित्रण किया। सिंपल ये है, एक म्यूरल है बड़ा सा। अच्छा, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट पड़ा, उसका सोशियोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ा, उसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी पड़ा। आप लोगों को पता है वो इम्पैक्ट क्या था? चलिए मैं दो एग्जांपल दूंगा, एक उस टाइम का और एक प्रेजेंट टाइम का, ठीक है ना। देखिए क्या हुआ कि हर एक आर्ट वर्क किस तरीके से उसमें सेंस परसेप्चुअल एलिमेंट होता है। देखिए लोग जो उसमें विभत्सता को दर्शाया गया, उस विभत्सता, उस ब्रूटैलिटी को जो है ना देख के लोगों का दिमाग खराब हुआ, लोगों के अंदर वो जागरूकता आई। लोग जो बेघर हुए, जो जिनके पास खाने को कुछ नहीं बचा, उसके मर्म को समझे, उसके बाद इस मुद्दे को उठाया ताकि वो जो वॉर है उसको उस समय के लिए रोक दिया जाए। ये एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट पड़ा, लेकिन ये पॉलिटिकल इम्पैक्ट पड़ने के प्रोसेस में पहले साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ा और फिर सोशियोलॉजिकल जो एस्पेक्ट्स हो उनको ध्यान में रख के जो भी कदम उठाए गए वो उठाए गए, ठीक है। अब एक मैं रिसेंट का एग्जांपल लेता हूँ। एक आपका जेंडर म्यूटिलेशन नाम की चीज होती है, एक एक्टिविटी होती है, एक रिलीजन स्पेसिफिक कस्टम होता है, ठीक है ना, वो कराया जाता है, ठीक है। अब अफ्रीका में ज्यादा होता है और कुछ स्पेसिफिक रिलीजन है और स्पेसिफिक रीजन में भी वहां पे भी ये होता है। तो अब इसका क्या था, अफ्रीका में जेंडर म्यूटिलेशन की वजह से
बहुत सारे महिलाओं की जो है संक्रमण से जो है मौत हो जाती थी, ठीक है, और जो नंबर था वो सिग्निफिकेंट था, मतलब मृत्यु का जो नंबर था वो सिग्निफिकेंट था, उसका इंपॉर्टेंस बहुत था, ठीक है। कई सारे अफ्रीकन कंट्री में जो मेल और फीमेल रेशियो है ना वो बहुत ज़्यादा है, मतलब इसके बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो क्या हुआ कि 28 टू मेनी नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने एक जेंडर म्यूटिलेशन को लेके कैंपेन किया। उस कैंपेन में क्या किया, सिंपल किया, उन्होंने एक पोस्टर डिजाइन किया और कई सारे कंट्रीज में किया उन्होंने, यूरोपियन कंट्रीज में कई सारे हुआ, यूके में भी हुआ, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, और यूके में भी ये प्रैक्टिस हो रहा था, जिसको हम बहुत डेवलप्ड कंट्री मानते हैं, उसमें भी ये प्रैक्टिस होता था। तो वहां पे पोस्टर बनाया उन्होंने, A1 साइज का पोस्टर। उस पोस्टर में क्या किया कि जो नेशनल फ्लैग था उस नेशनल फ्लैग को मैनिपुलेट किया और उसको इस तरीके से डिपिक्ट इस तरीके से उसको मॉर्फ करके जेंडर म्यूटिलेशन का जिस तरीके से स्टिचेस होते हैं वो स्टिचेस नेशनल फ्लैग पे दिखाया, ठीक है ना, ये बनाया। ये चीज देखिए, इंडिया जैसे कई सारे ऐसे कंट्री जहां पे नेशनलिज्म को लेके सेंटिमेंट्स हर्ट होता हो, वहां पे प्रैक्टिस नहीं की जा सकती, अलग बात है, ठीक है। अच्छा, वहां पे ये प्रैक्टिस हुआ, इसका इम्पैक्ट यह पड़ा कि लोगों के अंदर एक ऐसा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ा जो आम जनता के ऊपर, कि उन्होंने इसको लेके प्रोटेस्ट किया। 28 टू मेनी जो थी उन्होंने कभी प्रोटेस्ट नहीं किया, लोग जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन थे छोटे बड़े, उन्होंने अपने अपने लेवल पे प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब इसका सोशियोलॉजिकल इम्पैक्ट यही था कि जो सोसाइटी के जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन था वो बाहर निकल के आ गए, लोगों को एक आवाज मिल गई। और इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट यह पड़ा कि जो वहाँ की सीनेट है यूके की, उन्होंने इसके खिलाफ एक बिल बना दिया और उसको प्रोहिबिटेड कर दिया, ठीक है। तो जो चीजें दिखती, जो विजुअली जो भी कुछ चीजें दिखती हैं, वो कहीं ना कहीं हमारा जो सेंसेस होता है ना, उस एलिमेंट्स को जो पे एक इम्पैक्ट डालते है ना। तो इसलिए जब हम जो हमारा जो ऑब्जर्वेशन होता है, उस ऑब्जर्वेशन के दो एलिमेंट में से एक एलिमेंट हम इसको जरूर मानते हैं, ठीक है। दूसरा एलिमेंट आता है ये मेंटल, विच एज वी हैव सीन मे बी पार्टली कॉन्शियस और पार्टली अनकॉन्शियस, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो रिलेटेड विद द मेंटल। अब यहाँ पे हम विजुअल्स की बात नहीं कर रहे हैं, उस मेटाफोर स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं जो बनता है। जैसे एमएफ हुसैन ने क्या बोलते हैं, कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल पेंटिंग्स को बनाया जिसकी वजह से उसको इंडिया में आना बैन कर दिया, ठीक है। तो सोसाइटी में डिफरेंट टाइप के कॉन्शियसनेस को जो है एक हवा मिली, है ना। उस हवा की वजह से जो भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो हुए, ठीक है, ऐसे तमाम होते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा ऑब्जर्वेशन होता है दैट इज मोर टुवर्ड टू द कॉग्निटिव रिस्पॉन्स, ठीक है। हम उस चीज को परसीव क्या करते हैं, उस चीज को रिस्पॉन्ड क्या करते हैं। अच्छा, डिफरेंट जो सोसाइटी का जो डिफरेंट ग्रुप है वो डिफरेंटली वो उस तरीके से रिस्पॉन्ड भी करेगा। इट इज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द डेमोग्राफी, एजुकेशन लेवल क्या है, इनकम लेवल क्या है, मेल है, जेंडर क्या है, ठीक है, जो बिलोंगिंग्स है वो क्या है, जो एफिलिएशन है वो क्या है, ठीक है। इट ऑल द दीज आर द डेमोग्राफिक एलिमेंट्स दैट एक्चुअली मैटर फॉर अस, ठीक है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द आर्ट टेक्निक, ठीक है, अब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं आर्ट टेक्निक को लेके, हम एक्सप्लोरेशन करेंगे, जैसे कि हमारा जो इस हमारे सेशन का जो मेन टॉपिक है, एक्सप्लोरेशन ऑन द आर्ट टेक्निक, एक्सप्लोरेशन ऑफ आर्ट टेक्निक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रिसर्चर, ये है हमारा टॉपिक, ठीक है। तो देखिए, हमारे आर्ट टेक्निक्स पहले कैटेगरी समझ लेते हैं। मैंने एक रफली लिखा है यहाँ पे मेंशन किया है, ट्रेडिशनल आर्ट टेक्निक का और मॉडर्न आर्ट टेक्निक का, ठीक है। ये जो टेम्परा है, फ्रेस्को है, गॉश है, इंक, एनामल, ऑयल, पेस्टल, एक्रिलिक एंड सो मेनी, ठीक है, एंड सो मेनी, वॉश है, ये चारकोल है, सो मेनी टेक्निक्स आर देयर विच आर
प्रैक्टिस बाय मेनी आर्टिसन ट्रेडिशनली। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ड्रिपिंग, पुलिंग, स्क्रैपिंग, पोरिंग, डिजिटल पेंटिंग, मिनिमलिज्म, फाउंड ऑब्जेक्ट के साथ कुछ भी एक्सपेरिमेंट करना, लार्ज स्केल जो पेंटिंग्स हैं। ठीक है, दीज आर द मॉडर्न आर्ट टेक्निक। ठीक है, यहाँ पे सवाल ये है कि जो हमारा आर्ट एक्सप्लोरेशन है उसका इसके साथ संबंध क्या है? कोई मुझे बताएगा? Anyone can tell if सर क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दीजिए। क्वेश्चन ये है कि आपके सामने ये कुछ ट्रेडिशनल और मॉडर्न आर्ट टेक्निक्स हैं। ठीक है, इन टेक्निक्स का जो है एक्सप्लोरेशन ऑफ जो जो हम एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, इस एक्सप्लोरेशन के साथ क्या लेना देना? सिंपल, एक्सप्लोरेशन के साथ क्या लेना देना? सर इन सारी चीज़ों का प्रयोग करके किस तरीके से वर्क को किया गया है, क्योंकि हर इंसान इन्हीं चीज़ों का प्रयोग करके यूनिक तरीके से काम कर सकता है। अपना अपना उसका, हर इंसान का अलग एक इंडिविजुअल तरीका होता है, तो उस पर वो काम कर सकता है। तो उसको हम मतलब उसको अगर हम अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे वो एक्सप्लोरेशन कहलाएगा, अगर विजुअल आर्ट के दृष्टिकोण से देखा जाए तो। कुछ ऐसा ही। देखिए, सबसे पहला चीज ये है कि अगर कोई भी टेक्निक अगर एग्जिस्ट कर रही है तो उस टेक्निक के एग्जिस्टिंग का कोई ना कोई रीजन होता होगा। ठीक है ना? अच्छा, उस रीजन को ढूंढना। एक तो ये होता है कि कोई भी टेक्निक प्रैक्टिस कैसे डिफरेंटली कैसे प्रैक्टिस की गई। अब ऑयल पेंटिंग जो है, यूरोपियन तमाम जो मूवमेंट हुए, हर मूवमेंट में ऑयल का यूज हुआ, मान लेते हैं। ऑयल का यूज कंपनी स्टाइल की पेंटिंग्स में भी हुआ, लेकिन सभी ने ऑयल का यूज डिफरेंट तरीके से किया। अच्छा, डिफरेंट तरीके से यूज क्यों किया? यह एक क्वेश्चन हो सकता है जो लोगों को पता ना हो, जिसको फिगर आउट करना हो, है ना? तो इसके अलावा क्या है कि उस टेक्निक के लिए मटेरियल क्या यूज किया। अगर मान लीजिए मैं ड्रिपिंग की बात करता हूँ, ड्रिपिंग अगर मान लीजिए मॉडर्न आर्ट टेक्निक है ड्रिपिंग। ड्रिपिंग की प्रैक्टिस को स्टार्ट क्यों किया गया? ठीक है, ड्रिपिंग की प्रैक्टिस को स्टार्ट करने के बाद इसको डिफाइन कैसे किया गया, इसको कैसे एक्सप्लेन किया गया, बायर को कैसे अट्रैक्ट किया गया। मान लेते हैं कि एक टाइम था जब हमारे पास कैमरा नहीं था, तब पोर्ट्रेट था। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं था, लोगों को अपनी तस्वीर चाहिए थी, उन्होंने अपना पोर्ट्रेट बनवाया, कैमरा आ गया। कैमरा आने के बाद अब तो लोगों को अगर अपनी तस्वीर चाहिए वो खींच सकते हैं अपना फोटो ना, क्लिक करवा सकते हैं, स्टूडियो जा सकते हैं, उसको फोटोशॉप करवा सकते हैं और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, उनका कलर मतलब जो भी चेहरे पे अगर कुछ दाग धब्बा है उसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अपने ड्रेस का कलर चेंज कर सकते हैं जो भी पहने हुए। कैमरा आ गया है, लेकिन इसके बावजूद भी इस समय लोग पोर्ट्रेट क्यों बनवाएंगे? क्योंकि पोर्ट्रेट में कुछ अपने कैरेक्टर्स होते होंगे, कुछ लोग होंगे जिनका जिनका एक जुड़ाव होगा, ठीक है, कला के प्रति, है ना? अब ड्रिपिंग पेंटिंग क्यों खरीदेगा कोई? मान लीजिए कि पोर्ट्रेट है, रियलिस्टिक पेंटिंग। बहुत लोग, जैसे कि अगर मैं एक लेमैन की बात करूं, कॉमन आदमी की बात करूं, उसको नहीं समझ है इतनी पेंटिंग की, लेकिन उसको शौक है पेंटिंग खरीदने की। अब वो ये कोशिश करता है जो उसको किसी ने बता दिया कि भाई पेंटिंग वही खरीदते हैं जिसके बारे में आपको समझ हो। पेंटिंग लोग जो खरीदते हैं, जो बड़े बड़े लोग पेंटिंग में इन्वेस्ट करते हैं, वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं होता है, उससे वो कनेक्ट करते हैं, उनके इमोशंस जुड़े होते हैं। अब भाई जो एकदम कॉमन आदमी है, जिसको नहीं समझ में आता है मॉडर्न पेंटिंग, जिसको एब्स्ट्रक्शन नहीं समझ में आता है, ठीक है, जो तो वो एक पेंटिंग में क्या देखेगा? वो तो रियलिस्टिक चीजें देखेगा, एकदम फोटोजेनिक चीजें देखेगा, फोटो प्रिंट टाइप की चीजें ढूंढेगा। फिर भी लोग ड्रिपिंग क्यों करेंगे? क्यों लोग पुलिंग और स्क्रैपिंग करेंगे? क्यों लोग पोरिंग करेंगे? अगर लोग कर रहे हैं तो उसको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं।
उसकी सेल भी हो रहा है। हम लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे बहुत महंगी पेंटिंग्स का सेल हुआ है, जिस पेंटिंग में उतना कुछ है ही नहीं, लेमैन के लिए उसको कुछ नहीं समझ में आता। इसके पीछे कुछ तो रीजन रहा होगा, उस रीजन को जानना ये एक्सप्लोरेशन है। ये ये जो ये इस तरीके का जब आपका रिसर्च क्वेश्चन बनता है ना, तब जब आप एक्सप्लोरेशन करते हैं ना, तब आप एज अ रिसर्चर आप अपनी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए रिसर्च करते हैं, एक एक आंसर के लिए। क्योंकि एक आपके अंदर डिजायर होती है कि ताकि आप अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल को इंप्रूव कर सकें। ठीक है, सिमिलरली टेक्निक के साथ भी यही सब कुछ एप्लीकेबल होता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि फाउंड ऑब्जेक्ट एक मोस्ट रिसेंट कंटेम्प्रेरी एक प्रैक्टिस है आर्ट में। ठीक है, बहुत सारे आर्टिस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोई बोल रहा है कि मैं इकोलॉजिकल आर्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कोई बोल रहा है मैं सस्टेनेबल आर्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ठीक है भाई, बात सवाल ये है कि सस्टेनेबिलिटी का जो डेफिनेशन है वही आज तक क्लियर नहीं है, इकोलॉजी का प्रॉपर डेफिनेशन आज तक क्लियर नहीं है। तो फाउंड ऑब्जेक्ट को लेके अगर कोई भी आर्ट पीस कोई भी आर्टिस्ट क्रिएट कर रहा है, तो किस तरीके से डिफाइन कर सकता है कि वो जो है इकोलॉजिकल आर्ट है। एक तो ये हो गया। टेक्निक स्पेसिफिक अगर बात करें तो फाउंड ऑब्जेक्ट को लेके क्या एक यूनिवर्सल टेक्निक हो सकती है। फाउंड ऑब्जेक्ट को लेके जितने भी आर्टिस्ट हैं वो अपने अपने तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसका जैसा मन किया। वो अपने मन से क्यों किया, उसके पीछे कोई तो रीजन होगा, कोई भी तरीका होगा, कुछ एक ऐसा पैरामीटर होगा जो थियोरेटिकली प्रूव्ड हो, जिससे कि जो हमारे एटलीस्ट जो हमारे एस्थेटिक के जो इंडिकेटर्स जो प्रिंसिपल है वो उसमें ट्रांसलेट होता हुआ हमें दिखे। अल्टीमेटली जब हम बात करते हैं ना, हम उस चित्र षडंग में लावण्य की बात करते हैं कि कुछ भी ऐसा चीज जिससे कि जो हमारा ध्यान है वो पर्टिकुलर चीज पे जाए। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, पोर्ट्रेट कर रहे हैं, एक फीमेल फेस बना रहे हैं, तो हम उसके फेस पे जो है उसके आईज, आईलैड, आईलेस, आईब्रो, उस पर ज़्यादा एम्फेसिस करते हैं, बिंदी लगा देते हैं उसको। अगर उसके बाल खुले हैं तो एक बाल का एक जो होता है उसको फेस के ऊपर थोड़ा कहीं ना कहीं डाल देते हैं ताकि वो एम्फेसिस हो, उसमें अट्रैक्टिवनेस जो है उसकी इंक्रीज हो जाए, अट्रैक्शन के लिए। तो कहीं ना कहीं एक टेक्निक को हम यूज कर रहे हैं ना, हमारा जो प्रिंसिपल है सौंदर्य का उसको उसमें डिपिक्ट करने के लिए। इस तरीके से अगर हम टेक्निक के बारे में एक्सप्लोरेशन की बात करते हैं ना, तो हम लोग इसी तरीके की चीजों को प्रैक्टिस करते हैं। और यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? कल्पना, कैलाश, खुशबू, कृष्णा जी, सौरभ, एनीवन, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग प्लीज आस्क मी एनीथिंग। सर clear है। मैम आर यू देयर? शुभम मैम। हेलो जी सर। सो अभी मैं क्या करता हूँ ना कि आज के लिए यही रखता हूँ, उसके बाद मैं कल ना इसको एक मिनट, वेट वेट, मैं आज के लिए इतना पे खत्म करता हूँ। कल मैं एक्सप्लोरेशन के मेथड को डिस्कस करूंगा, जिसको हम लोग थियोरेटिकल जो बैकग्राउंड डेवलप करते हैं उसमें किस तरीके से इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं वो मैं बताना चाहूँगा। तो इफ सर मैं आपको बात करती हूँ 1 मिनट।
ओके, मैं ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही ना आप लोगों को? यस सर, यस सर। ठीक है, तो 3-4 कीवर्ड्स हैं जिसके बारे में मुझे लगता है कि डिस्कस करना काफी रिलेवेंट रहेगा इस कॉन्टेक्स्ट में। एक ये होता है ना, जब हम कोई अपना ओपिनियन दे रहे होते हैं किसी भी चीज के बारे में, और स्पेसिफिकली ड्यूरिंग द एक्सप्लोरेशन, ठीक है ना, तब ये बहुत जरूरी होता है कि दैट शुड बी एविडेंस बेस्ड ओपिनियन। योर ओपिनियन शुड हैव दैट, या फिर क्लेम कर रहे होते हैं हम लोग जब कोई आर्ट वर्क देख रहे होते हैं, जब डिस्कशन कर रहे होते हैं किसी आर्ट वर्क के बारे में, तो हम कोई जब स्टेटमेंट बनाते हैं और उस स्टेटमेंट का यूज अगर हम अपनी पीएचडी में कर रहे हैं, तो वो स्टेटमेंट क्या हो गया? क्लेम हो गया। और वह क्लेम, आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। ठीक है, और आपका वह क्लेम जो है एविडेंस बेस्ड होना चाहिए, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 क्या होता है कि आपको एक ऐसे फिनोमिना को बिल्ड करना, कंस्ट्रक्ट करना होता है ताकि आपका जो थियोरेटिकल बैकग्राउंड है ना, वो बिल्ड हो सके। थियोरेटिकल बैकग्राउंड के बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे, एक्सप्लोरेशन के जो मेथड्स होते हैं उसके हिसाब से। और तीसरा चीज, जब आप एक्सप्लेनेशन देते हैं। और चौथा चीज, जब आप अपने जो आपका जो भी फाउंड नॉलेज होता है, उस नॉलेज को जब आप प्रैक्टिस के लिए या तो प्रपोज कर रहे होते हैं, रेकमेंड कर रहे होते हैं, या तो आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। अच्छा, प्रैक्टिस क्यों कर रहे होंगे? आप लोगों ने कभी सुना है कि एक प्रैक्टिस बेस्ड रिसर्च एक टर्म है? आप लोग जानते हैं कभी प्रैक्टिस बेस्ड रिसर्च एक टर्म होता है? नहीं? ओके, आप लोग रिप्लाई कर सकते हैं नहीं, ठीक है। देखिए, प्रैक्टिस बेस्ड रिसर्च ना आप लोग जानेंगे ना तो बहुत खुशी होगी आपको, क्योंकि ये मेरा मानना है कि अगर एक आर्टिस्ट को अगर हम कोई भी रिसर्च मेथड अगर उसको रेकमेंड करें, तो उनको प्रैक्टिस बेस्ड रिसर्च ही रेकमेंड करना चाहिए, ठीक है। कैसे? अब इसके लिए हमारा एक्सप्लोरेशन, तो प्रैक्टिस बेस्ड रिसर्च के लिए एक्सप्लोरेशन ही चाहिए, आपको एक्सप्लोरेशन चाहिए ही चाहिए, वो अनिवार्यता है, ठीक है। अब उसमें आपका एक्सप्लेनेशन भी आएगा, आपका एविडेंस बेस्ड जो क्लेम है वो भी आएगा, उसमें आपका थ्योरी भी एट द एंड बिल्ड होगा, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि मान लीजिए कि आप लोग किस डोमेन से हैं? कृष्णा जी, आपका सब्जेक्ट एरिया क्या है जिसमें आप पीएचडी कर रहे हैं? सर पेंटिंग है सर, आर्टिस्ट पेंटिंग है। तो अभी आपने कुछ 1-2 आर्टिस्ट या फिर पेंटिंग के स्टाइल को पिक किया होगा? यस सर। सर इलाहाबाद के जो प्रयागराज के जो आर्टिस्ट हैं, उनकी स्टाइल जो है, उनके जो फॉर्म्स हैं। अच्छा, अब मान लीजिए इलाहाबाद के आर्टिस्ट हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मैं सही हूँ? है ना? जी सर, जी। अब मान लीजिए कि आपने एक पीएचडी, आपने एक रिसर्च प्रपोज किया कि जो रामचंद्र शुक्ल जी की जो पेंटिंग है, मान लीजिए अगर आपको यह सिद्धांत साबित करना है कि देयर इज अ स्कूल ऑफ रामचंद्र शुक्ल इन इलाहाबाद, प्रयागराज, उसको कैसे आप प्रूफ करेंगे कि रामचंद्र शुक्ल की स्कूल एक मतलब एक परंपरा है जिसमें तमाम आर्टिस्ट आज तक प्रैक्टिस कर रहे हैं और कल भी कर सकते हैं, जो कि उनके जो शैली है उस शैली को जो है फॉलो करते हैं। सर उन्होंने समीक्षावादी शैली सर लागू की, मतलब समीक्षावादी शैली लाए थे सर रामचंद्र शुक्ला। और समीक्षावादी शैली समाज में जो हो रहा था, जो घटित हो रहा था, या जो भी मतलब घटनाएं घट रही थी, या जो राजनीतिक मुद्दे थे या जो सामाजिक मुद्दे, उनको अपनी पेंटिंग्स में उतारा था सर उन्होंने। और उनको ये एक बड़ा आंदोलन था, समीक्षा करके किसी चीज की सामाजिक स्थिति की समीक्षा करके उसको, मतलब जो ऐसे मुद्दे थे जो जिन पे सवाल नहीं उठाया सर, उनको भी उन्होंने अपनी पेंटिंग में उतारा। उसके ऊपर कई सारे आर्टिस्ट आगे चयन बनती चली गई, कई लोगों ने काम किया इस पे समीक्षावाद पे। ठीक, डन। अब मान लीजिए कि यही चीज जो समीक्षावादी एक जो आंदोलन था, ठीक है, बहुत सारे सामाजिक मुद्दे जो कि अनटच्ड थे, अनटॉक्ड थे, है ना, उसको भी उन्होंने अपने चित्रों में उकेरा। अब मान लीजिए कि आपका ये ऑब्जर्वेशन है, जनरल ऑब्जर्वेशन है, मैं इसको थियोरेटिकली हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ, ठीक है ना, मुझे पता नहीं है, मैं हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ आपके एक एग्जांपल के तौर पे, ठीक है।
जिसमें मैं ये आपको बताऊंगा कि एक्सप्लोरेशन के ये जो 4 बिंदु जो भी मैंने डिस्कस किया वो कैसे यूज होता है। ठीक है, तो मान लीजिए हाइपोथेटिकली वहाँ पे बहुत सारे कलाकार हैं जो समीक्षावादी सिद्धांत को जो है अपने चित्रों में समाहित करते हैं या फिर इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इस चीज को हम कैसे प्रूव करेंगे? जैसे कि आपने बताया कि जो रामचंद्र शुक्ल है वो समाज के उन मुद्दों को भी चित्रित करते थे जिन मुद्दों पर कोई बात नहीं करता था। ये सबसे मेजर जो है आपका सबसे कहते हैं ना कि की एलिमेंट ऑफ द सब्जेक्ट सिलेक्शन। ठीक है, तो अब ये सोचिए कि ये जो की एलिमेंट है ना उन विषयों को भी चित्रित करना जिन विषयों के बारे में किसी ने कभी बात नहीं की। ठीक है ना, उसके लिए उन्होंने क्या किया होगा? उसके लिए उन्होंने बहुत मतलब एक रिगरस प्रोसेस से गुजरे होंगे रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, उन्होंने मल्टीपल डेलिब्रेशन किया होगा, उन्होंने डिफरेंट ओपिनियन को रिकॉर्ड किया होगा, वो खुद ऐसे इंटेलेक्ट के बीच में रहते रहे होंगे जहाँ पे ऐसे संवाद होते रहे होंगे। ठीक है ना, अब जब आप यही चीज देखेंगे तो आप ऐसे ऐसे धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेटमेंट्स पहले बनाएंगे, फिर उस स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए कौन सारे स्टेटमेंट बन सकते हैं, उन स्टेटमेंट के बारे में उसके क्या प्रोबेबल इंडिकेटर्स हो सकते हैं, उस इंडिकेटर्स को आप जो है कंपाइल करेंगे, ग्रुप बनाएंगे, बेसिकली क्लस्टर हम बोलते हैं। ठीक है ना, अब सेम यही कैरेक्टर जो अगर वर्तमान चित्रों में भी वो चीज वापस शैली में जा रही है कि नहीं जा रही है, इस चीज को अगर हमें प्रूफ करना है तो उसको प्रूफ करते समय उनके अंदर उनके जो उनका कार्य करने का तरीका, उनको चित्रण करने का जो तरीका है, उस तरीके में इस चीज को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहला क्या आ गया? एक्सप्लोरेशन का। अब आपने एक क्लेम किया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल उन विषयों को भी चित्रित करते थे जिन विषयों के बारे में कोई बात नहीं करता था। ठीक है, देखिए सामाजिक मुद्दों का जो चित्रण हुआ है पेंटिंग में या फिर किसी भी आर्ट फॉर्म में, उसको साबित करने का सबसे जो सरल तरीका है वो ये होता है कि समानांतर जो कम्युनिकेशन मीडिया है उस मीडिया में किन चीजों के बारे में बातचीत हुई है। दूसरा, गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के संदर्भ में अगर कोई पॉलिसी मैनिफेस्ट करना चाहती है तो वो क्या है। नंबर 3, जो उस संबंधित समाज से या उसके आसपास के जो भी जागरूकता वाले संगठन है, वो संगठन अपने जो उनके मैनिफेस्टो होते हैं, जो दावा हो सर आपकी आवाज नहीं आ रही। रैप्स कनेक्टिविटी इशू है। अभी am I ऑडिबल? यस सर, ऑडिबल। थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू चल रहा है। तो मैं कहाँ तक था जहां तक आप लोग सुने? तो वही सामाजिक मुद्दे जो उन्होंने उठाए थे। हाँ, तो 4 मैंने चौथा पॉइंट बोला कि जो जैसे कि एक तो तीसरा ये था मेरा कि जो लोकल जो रीजनल कम्युनिटी है, एनजीओ होते हैं या फिर इस तरीके के सामाजिक संगठन है, क्या वो उन संगठनों के मैनिफेस्टो में वो मुद्दे हैं जो उन्होंने चित्रित किया या नहीं चित्रित, जो भी है। और चौथा
कि जो समाज का वो अंतिम व्यक्ति जिसके ऊपर उस मुद्दे की वजह से नकारात्मक प्रभाव है, क्या वह उस मुद्दे का पहचान करता है? ठीक है ना। ये 4 पिलर होंगे आपके। ये जो 4 पिलर होंगे ना, इस पिलर के हिसाब से आप जो है उस थ्योरी को, जो आपने एक जो स्पेसिफिक लाइन बोला ना, उसके वो बोलेंगे। तो जब वो जो क्लेम हुआ ना आपका कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने समाज के उन मुद्दों का भी चित्रण किया जिस मुद्दों के ऊपर जो है कोई बात नहीं करता। इसमें सबसे पहला आया कोई कौन है, कोई बात नहीं करता, तो वो कोई शब्द के आगे एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। ठीक, क्या हम मीडिया की बात कर रहे हैं, क्या हम गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, क्या हम पॉलिसी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज के ऑफिशियल्स की बात कर रहे हैं, क्या हम पॉलिटिशियंस की बात कर रहे हैं, वो हम करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर वो समाज में मुद्दा है तो जो चौथा पिलर है ना मेरा मेन, ठीक है, जो जिस व्यक्ति पे वो नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, वह व्यक्ति जरूर उसके बारे में बात करे। अगर वह व्यक्ति बात करता, बाकी के 3 लोग बात नहीं करते हैं ना, तो आपने जो आपका ये स्टेटमेंट है वो क्लेम जो है ना वो एविडेंस बेस्ड क्लेम हो गया। ठीक, ये हो गया। अब आप जो है आचार्य रामचंद्र के शुक्ल के जो उन चित्रों का जो है ना, ये सिर्फ सब्जेक्टिव पार्ट की बात हो रही है, यहाँ पे कोई आर्ट टेक्निक की बात नहीं हो रही, कोई कलर की बात नहीं हो रही, सिर्फ विषय की बात हो रही है। और जब हम विषय की बात करते हैं, अच्छा अभी मैं बता रहा हूँ इसके बारे में, फिर हम उस चित्रों को जो है, जो हमारे जो अंतिम व्यक्ति है, जो मैं पीड़ित वो शब्द यूज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ मुझे नहीं पता, जो जिस व्यक्ति पे वो प्रभाव पड़ रहा है ना, जो व्यक्ति उस समस्या से जूझ रहा है, उस मुद्दे से जूझ रहा है, उस व्यक्ति के सामने हम दिखाएंगे, उसका रिस्पॉन्स हम जो है नोट करेंगे। इस प्रोसेस को हम एम्पैथाइज बोलते हैं। ठीक है ना। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम जो स्टेटमेंट दे रहे होते हैं ना, वो जो है एविडेंस बेस्ड क्लेम हो गया। अब देखिए, ये जब हम विषय आधारित विश्लेषण करते हैं ना किसी भी आर्ट वर्क का, तो उसमें हम सोशियोलॉजिकल जो टर्म्स होते हैं ना उसको जरूर शामिल करते हैं। जब हम इसके प्रभाव के बारे में बात करते हैं ना, सामाजिक उत्थान, सामाजिक प्रभाव, ऐसी बहुत बातें होती है पीएचडी में, तब हमें मनोवैज्ञानिक जो विषय है उसके बारे में बात करना चाहिए, साइकोलॉजी के बारे में बात करना। इसी वजह से तमाम रिसर्चर्स, तमाम प्रोफेसर, सुपरवाइजर, पीएचडी सुपरवाइजर जो होते हैं वो बोलते हैं, सजेस्ट करते हैं कि आप मल्टी डिसिप्लिनरी पीएचडी करिए। ठीक है ना। अच्छा, जो मैंने आपको 4 जो आपका क्लेम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाला, उस क्लेम, उस विषय वस्तु को लेके जो मैंने 4 प्रतिमान आपको गिनाए, उन 4 प्रतिमानों को गिनाने, ये जो 4 हमने गिनाया, तो हम ऐसे ही नहीं बोल देंगे कि ये 4 होने चाहिए। इसके लिए हम एक्सप्लोरेशन करेंगे। एक्सप्लोरेशन कहाँ करेंगे सर? संबंधित व्यक्ति से करेंगे, व्यक्ति के साथ, व्यक्ति से, समाज में संबंधित व्यक्ति से करेंगे। लेकिन संबंधित व्यक्ति से भी करने के पहले हम संबंधित लिटरेचर देखेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह होता है कि हम प्रश्न क्या पूछेंगे। ठीक है। और हम कभी भी डायरेक्ट पूछते नहीं हैं, हम 3-4 प्रश्नों का एक क्लस्टर बना के पूछते हैं, ताकि क्योंकि इट इज कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द मूड ऑफ द रिस्पोंडेंट। ठीक है, अगर उसका मूड अच्छा नहीं हुआ तो आपके सवाल का गलत जवाब दे सकता है। उसके पास टाइम है कि नहीं है, जो आपने जो प्रश्नावली आप लेके गए, उस प्रश्नावली को उत्तर देने के लिए जो एक कम से कम और ज्यादा से ज्यादा टाइम का एक ब्रैकेट आपने बनाया, वो टाइम उसके पास है कि नहीं है। ठीक है ना। उसके पास उतनी मेंटल एबिलिटी है कि नहीं है। ठीक है, उसका जो आपके प्रश्न है उस प्रश्न के साथ कोई संबंध है कि नहीं है। ठीक है, उस प्रश्न से संबंधित जो विषय वस्तु है, उस विषय वस्तु से उसका किसी भी तरीके का, उसके पास एक कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन है कि नहीं है पहले से, प्रायर नॉलेज जिसे हम बोलते हैं। ठीक है ना, कुछ ऐसा करते हैं। तो इसके लिए हम पहले लिटरेचर करते हैं। लिटरेचर में जाकर हम एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, पहला काम। लिटरेचर में जब हम एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, तो हम लिटरेचर तो बहुत वास्ट है। ठीक है, मतलब न जाने कितने बुक्स हैं, रिसर्च पेपर्स हैं, जर्नल हैं, आर्टिकल, हम क्या क्या पढ़ेंगे, नहीं पढ़ सकते ना। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है, जब हम लाइब्रेरी में जाते हैं किताब ढूंढने के लिए, तो बोलता है ना टाइटल डालिए या कीवर्ड डालिए। ठीक है ना। तो उस कीवर्ड को बिल्ड करना, जब वो कीवर्ड क्या हम एंटर करेंगे, उस कीवर्ड को बिल्ड करने के लिए हम
जो भी हमारा, चाहे हम कला टेक्निक की बात करें, आर्ट टेक्निक की बात करें, या आर्ट मेथड की बात करें, मटेरियल की बात करें, विषय वस्तु की बात करें, तो उस विषय वस्तु, उन सभी चीज़ों के बारे में जो हमारा ऑब्जर्वेशन होता है, उन सब चीज़ों से अगर मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा चित्रित अनकही समस्याओं के बारे में अगर मैं बात करूं, तो उन अनकही समस्याओं के बारे में पहले से मेरा ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। अगर मैं उन अनकही समस्याओं को प्रूव कर, उसको क्लेम को एविडेंस देने के लिए कुछ एक एक्सरसाइज करता हूं, कुछ एक निश्चित प्रश्न का एक श्रृंखला बनाता हूं, तो उस श्रृंखला में वही क्यों होगा, उसके लिए मेरा एक ऑब्जर्वेशन होगा। उस ऑब्जर्वेशन के लिए मैं कुछ किताबें पढ़ा होऊंगा, कुछ इंटरव्यूज में सुना होऊंगा, ठीक है, कुछ लेक्चर्स मैंने कॉलेज में सुने होंगे, कुछ थियरीज मैंने पढ़ा होगा, ठीक है, कभी मैंने बात करते हुए सुना होगा किसी आर्टिस्ट को एक्सप्लेन करते समय, जब वह, या उसका जो एग्जीबिशन होता है ना, तो एक मैनिफेस्ट, क्या बोलते हैं उसको, ब्रोशर छपता है ना, उस ब्रोशर में अपनी कला के बारे में लिखता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो आर्टिस्ट का अपना एक स्टेटमेंट होता है उसके आर्ट के बारे में, उसने सामाजिक मुद्दा लिया, क्यों लिया, उसके निजी उसका क्या राय है, उसके निजी जीवन पर उसका क्या प्रभाव है, उसको किस तरीके से कनेक्ट किया, ठीक है, वो बहुत इमोशनल चीज होता है, ठीक है। अगर तो है ना, तो इस तरीके की चीजों को हमने पढ़ा होता है, तो ये यहाँ से हमारा एक ऑब्जर्वेशन बिल्ड होता है। फिर उस ऑब्जर्वेशन से हमने एक कीवर्ड बनाया, दो चार शब्द का हो सकता है, एक शब्द का भी कीवर्ड हो सकता है, हम उसको कंसाइज ही रखते हैं। फिर उस कीवर्ड को लेके हम एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। तो जब हम एक्सप्लोर करते हैं तब हमारी एक अंडरस्टैंडिंग बनती है, एकदम एक माइन्यूट लेवल पे, एकदम स्पेसिफिक कंसाइज अंडरस्टैंडिंग बनती है कि नाउ दीज आर द स्टेटमेंट दैट आई हैव टू प्रूव इट, ठीक है। एंड फॉर प्रूविंग दोज स्टेटमेंट आई हैव टू dig out some information, and these will be the information XYZ, है ना, these meaning, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब जब आपको ये पता चल गया कि रामचंद्र शुक्ल के जो आपने क्लेम किया इन चार बिंदुओं के आधार पे किया है, इन 4 बिंदुओं के लिए आपने प्रॉपर एक्सप्लोरेशन किया है, नाउ यू हैव दैट एविडेंस, ठीक है। नाउ अब अभी आपका जो रिसर्च है क्या है कि उनके कला शैली जो समीक्षावादी आर्ट आंदोलन है उसका अनुसरण आज की भी पीढ़ी कर रही है, ठीक है। अब ये है मेरे को साबित करना पीएचडी में, है ना। अब मुझे क्या करना है कि जो समीक्षावादी आंदोलन के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा चित्रों का निर्माण हुआ, उन चित्रों में कैरेक्टर्स क्या थे, उस कैरेक्टर्स के लिए एक थियोरेटिकल बैकग्राउंड को डेवलप करना, जिसको हम बाद में प्रूव करेंगे, ठीक है ना। उस थियोरेटिकल बैकग्राउंड को प्रूव करने के लिए अब हम देखेंगे कि ये जो जन आंदोलन जैसी चीजें हैं जो समाज में जो सामाजिक प्रभाव डाल सकती हो, समाज में परिवर्तन लाने के लिए, ताकि जो आम जनता जो उस चित्र को देखे, उस चित्र को देखने के बाद किसी भी तरीके का एक कॉग्निटिव डिसीजन लेने की एबिलिटी रखता हो, तो उस डिसीजन लेने के लिए किन किन बिंदुओं का होना बहुत जरूरी है, तो वो साइकोलॉजी में मिलेगा, ठीक है। सोशियोलॉजी के जो जनरलाइज थियरी है, देखिए जब हम दूसरे डिसिप्लिन में जाते हैं तो हम जनरलाइज चीज़ों को पहले लेते हैं, फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग के वो लेयर में हम जाते हैं, पहले उसकी अंडरस्टैंडिंग करी, नाउ वी हैव अंडरस्टैंड दोस थिंग्स, तब हम सोचते हैं कि चलो अब और अंदर जाते हैं, और अंदर जाके हम जो उसके पतले पतले धागे हैं ना उसको पिक करेंगे। अब हम एक साथ पतला धागा पिक करेंगे तब हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि हम अगेन 4-5 साल पढ़ने में या समझने में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, हमारे पास समय बहुत निश्चित होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि थियोरेटिकल बैकग्राउंड को करने के लिए अलग अलग डिसिप्लिन में हम गए, ठीक है, एक थियरी बिल्ड कर लिया, ठीक है। फिर हम करते हैं उस थियरी को वैलिडेट, कैसे करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि इसका सबसे आसान नहीं, सुटेबल तरीका जो होता है, जो मेरे समझ में जो होता है, वो होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू किसके साथ, पहला समीक्षावादी आंदोलन से जुड़े हुए हर व्यक्ति का, जितने ज्यादा आप कर पाए, ठीक है ना। अब उनसे जब इंटरव्यू करेंगे तो आपके प्रश्न जो आपने एक्सप्लोरेशन किया है ना, वो 4-5 चीजों का जिसके आधार पे थ्योरेटिकल बैकग्राउंड बनाया है ना, जिसमें आपने सोशियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को भी इंटीग्रेट किया है ना, उसमें बहुत सारे स्टेटमेंट्स बनेंगे। उन स्टेटमेंट के हिसाब से अब यहाँ तक आपकी
ये एकदम बिल्कुल स्वतः आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि मुझे ये वाला सवाल पूछना है, ठीक है ना। फिर आप उसी हिसाब से एक प्रश्नावली बनाते हैं। अब समीक्षावादी आंदोलन से जुड़े हुए उन लोगों से आप सवाल पूछते हैं। सवाल पूछने के बाद तब आप जो थियोरिटिकल बैकग्राउंड आपने बनाया है ना कि ये चीजें होनी चाहिए, उसके साथ मैप कर लेंगे। वो जैसे ही मैप हो जाएगा, एक सिंपल सा चार्ट बनाते हैं, प्लस राइट और क्रॉस कर सकते हैं, प्लस 0 1 कर सकते हैं, कुछ भी कोडिंग आप कर सकते हैं, ठीक है ना। वो हम लोग विजुअल आर्ट के हम लोग उतना साइंटिफिक होते नहीं है, साइंस जानते नहीं। जहाँ साइंटिफिक रिसर्च मेथड की बात आता है हम डर जाते हैं, हमें लगता है कि साइंस है। जहाँ हम टेबल देख लेते हैं डर जाते हैं, जबकि कुछ होता नहीं है। वो हमारा खुद का लोड किया हुआ डेटा होता है जिसको हम खुद ही इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब यहाँ पे आपका वो थियरी वैलिडेट हो गया। अब हमारा अब लास्ट आखिरी जो हमारा पड़ाव होगा, अब जो ये कलाकार है ना जो काम कर रहे हैं, जिसको हम जो हमारा ऑब्जर्वेशन है, ये कलाकार काम कर रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो समीक्षावादी आंदोलन की जो शैली थी उस शैली का अनुसरण कर रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा, इन चित्रों को उठाऊंगा, उनसे उठाऊंगा, दो काम करूंगा। पहला तो विजुअल मैपिंग करूंगा, विजुअल मैपिंग आचार्य रामचंद्र शुक्ल के चित्रों के साथ, उनके चित्रों का कुछ एलिमेंट लेके। फिर जो थॉट होता है ना, जो मैंने बोला आर्टिस्टिक स्टेटमेंट जो होता है, जो आर्टिस्ट का अपना स्टेटमेंट होता है, फिर उसके स्टेटमेंट को उठाऊंगा। जो उसका पहले बोलूँ, जैसे बड़ा बहुत आसान तरीका है, पहले मैंने बोल दिया कि अपने चित्रों को आप एक्सप्लेन करिए, समाज के उस दृष्टिकोण से एक्सप्लेन कर दिया। फिर मैंने अपना जो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड प्रिपेयर, उसके हिसाब से जो मेरी प्रश्नावली है जो मैंने उनसे पूछी थी, समीक्षावादी जो लोग हैं, जो कार्यरत कलाकार हैं या फिर कवि हैं, साहित्यकार हैं, ऐसे लोग भी होंगे, तो वही प्रश्न मैंने उनसे पूछा। अब पूछने के बाद मैंने मैपिंग कर दिया, एनालिसिस कर दिया। देयर आर सो मेनी टूल्स, ठीक है। कंटेंट एनालिसिस कर सकता हूँ, कॉग्निटिव रिस्पॉन्स एनालिसिस कर सकता हूँ, ठीक है, फैक्टर एनालिसिस कर सकता हूँ। कुछ नहीं समझ में आया, पियर्सन का काई स्क्वायर टेस्टिंग कर दिया, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस होता है सर, ठीक है। मैंने उसको एवरेज आउट का कुछ भी, जो भी हमने मान लीजिए लिक्विड स्केल है तो जितने पॉइंट का है, उसमें मैंने जो क्रोनबेच अल्फा होता है 0.70 से ऊपर का जो भी मिला उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया, करके हमने थ्योरी बना के बता दिया कि अनुसरण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो एक स्टेटमेंट है ना, एक स्टेटमेंट को लेके जो हमने एक रिसर्च किया है, उस रिसर्च का जो एक प्रोसेस हमने बनाया, उस पूरे प्रोसेस में जो डोमिनेंट था ना जिस चीज का, वो था हमारा एक्सप्लोरेशन, ठीक है। और उस एक्सप्लोरेशन के चरण में हमने ये जो 3-4 कीवर्ड मैंने बताया, इन कीवर्ड्स को हमने ध्यान में रखा। अभी यहाँ पे किसी को कुछ पूछना है? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? ठीक है, तो कल्पना आपको कुछ पूछना है? सर समझ आ गया सर। समझ में आया? ठीक है। देखिए क्या होता है ना कि रिसर्च के 2 मेथड होते हैं, हम सभी लोग जानते हैं। जो 2 मेथड, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, ठीक है ना, ये 2 चीज़ हम जानते हैं। अब जब हम एक्सप्लोरेशन करेंगे आर्ट टेक्निक का, ठीक है, उस एक्सप्लोरेशन के दौरान हम लोग क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव को ऐसे समझेंगे, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे। देखिए इसका जो प्रोसेस होता है ना, इसके प्रोसेस में 3-4 चीजें आती हैं। एक होता है एब्स्ट्रैक्शन, दूसरा होता है कॉम्बिनेशन, तीसरा होता है एसोसिएशन। मतलब 3 स्टेप होता है, 3 स्टेप के हिसाब से हम लोग एक्सप्लोरेशन करते हैं। पहला होता है एब्स्ट्रैक्शन, दूसरा होता है आपका कॉम्बिनेशन, और तीसरा होता है एसोसिएशन, ठीक है ना। अब इसको लेके एक टर्म होता है रिमोटनेस, ठीक है। रिमोटनेस मतलब वो डिस्टेंस है ना, बिल्कुल साइंटिफिक तरीका जो हमारे लिए बहुत यूजेबल होगा एक्सप्लोरेशन के लिए, ठीक है ना, जो बिल्कुल क्वालिटेटिव है, ठीक है, बट वी कैन यूज सम नंबर्स।
अच्छा, एक चीज वो जो मुझे समझ में आता है वो ये होता है कि अगर हम क्वालिटेटिव रिसर्च की बात कर रहे हैं तो उसमें नंबर्स नहीं होगा, ये मतलब जरूरी नहीं है, नंबर्स हो सकते हैं। जैसे कि कंटेंट एनालिसिस मोस्टली क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है, लेकिन उसमें हमारा कहीं ना कहीं कवरेज टेस्टिंग जब आता है, कवरेज टेस्टिंग का जो आउटकम आता है परसेंटेज करके, मतलब मान लीजिए अकरेंस ऑफ सर्टन कीवर्ड इन एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कंटेंट, सेट ऑफ टेक्सुअल कंटेंट, सच परसेंट, मतलब 70%, 80%, 90%, ठीक है। तो देर इज सम न्यूमेरिकल डेटा दैट कुड बी अवेलेबल। इवन जब हम लिकर्ट स्केल में कुछ क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं तब हम लोग क्वालिटेटिव डेटा को ही क्वांटिफाई कर रहे होते हैं, ठीक है। लिकर्ट स्केल का क्वेश्चन वहीं पे पूछा जाता है जहां पे चीजें उतनी मेजरेबल नहीं हो, जैसे कि टेस्ट हम मेजर नहीं कर सकते, लाइकनेस को हम मेजर नहीं कर सकते, और हमारे विजुअल आर्ट में जहाँ एस्थेटिक के इवेल्युएशन की बात होती है वहाँ पे चीज़ें मेजरेबल, एक्यूरेट मेजरेबल नहीं होती है, तब हम लोग थोड़ा सा लिकर्ट स्केल का यूज़ करते हैं। तो वो जो लिकर्ट स्केल वाला चीज़ है दैट इज क्वाइट सिमिलर टू द रिमोटनेस, ठीक है। तो हमारा ये जो एब्स्ट्रैक्शन है, कॉम्बिनेशन है और एसोसिएशन है, इन तीनों चीज़ों का हम, ये तीन अलग अलग मेथड है, जिन तीन अलग अलग मेथड में रिमोटनेस के कुछ चरण आएंगे, कुछ स्टेप्स आएंगे, ठीक है। इन सभी में जो स्टेप्स आएंगे वो बेसिकली बेस्ड ऑन 4 डिफरेंट मेटाफोरिकल थिंकिंग है। पहला है इंक्रीमेंटल थिंकिंग, दूसरा है फ्लेक्सिबल थिंकिंग, तीसरा है रिमोट थिंकिंग, चौथा है सिंथेसाइजिंग थिंकिंग, ठीक है। तो कल हम लोग क्या करेंगे, मेरी एक मुझे वो चाहिए होगा, टेंटेटिव टॉपिक चाहिए होगा। जैसे मैंने अभी आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो एक एग्जांपल लेके समझाया, वैसे कल मुझे एक टेंटेटिव टॉपिक चाहिए होगा। आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा, एक टेंटेटिव टॉपिक लेके आइएगा ताकि हम लोग उसके लिए साथ में थियोरेटिकल बैकग्राउंड प्रिपेयर कर सके बाय यूजिंग द मेथड, डिफरेंट मेथड ऑफ एक्सप्लोरेशन, ठीक है, विद द आर्ट एंड टेक्निक। उसमें आपका जो टेंटेटिव टॉपिक होगा उसमें आर्ट एंड टेक्निक को जरूर इन्वॉल्व करिएगा। हम आप लोगों को समझ में आया? कृष्णा जी, आरती, यस सर, यस सर। ठीक है ना? सो if you want to ask anything, okay, Shubham ma'am, Hello, sir. now can I leave this session? Sure, sir. So we'll continue the lecture tomorrow. Yes, I will continuing this lecture by giving some session. Actually मैं चाहता हूँ कि कुछ एक टॉपिक लेके, टेंटेटिव टॉपिक लेके उसको प्रैक्टिकली उस थ्योरी को समझे, ठीक है। उससे क्या है कि लोग कनेक्ट करेंगे और टॉपिक यही लोग चूज करेंगे आपस में डिसाइड करके, ठीक है। That's very nice of you, sir. यस मैम, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो जो भी मैंने बताया। यस सर। सर मैंने हमें कोशिश यही किया तो कि करना है। सर हमें मैंने यही कोशिश तो किया कि करना है। अच्छा, मैंने कोशिश किया कि पूरा हिंदी में डिलीवर करूं, तो थोड़ा सा इधर का जो कल्चर है, वर्किंग कल्चर इंग्लिश वाला ज्यादा है, तो ऐसा होता है। ठीक है मैम, इट्स 7:30 नाउ, आई हैव टू लीव दिस ऑफिस। Okay, sir. ओके मैम, Thank you, sir. Thank you very much. यू मोस्ट you, sir. वेलकम। थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके, Bye, sir. बाय, सी यू टुमारो।